नाउ विल डिस्कस द टॉपिक नोमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्लासिफिकेशन की बात की। उस क्लासिफिकेशन के अंदर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड तो कर लिया इनटू ग्रुप्स, लेकिन जो हर ऑर्गेनिज्म का नेम था वो साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट था। तो उस टॉपिक के अंदर के साइंटिस्ट कैसे वो नेम्स जो थे, कॉमन नेम्स, वो डिफिकल्ट थे और उसके लिए उन्होंने कौन सा मेथड जो था वो अप्लाई किया, कौन सा मेथड यूज किया, उसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी जब दुनिया में ह्यूमन एंटर हुआ, ह्यूमन दुनिया में आया, तो उसने अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो था वो डिफरेंट नेम्स वगैरह प्रपोज किए। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो होता है वो कैट को कैट कहा जाता है, जबकि उर्दू लैंग्वेज में बिल्ली कहा जाता है। तो इस तरह से हर जगह के अंदर रहने वाले लोगों ने हर चीज़ के डिफरेंट नेम्स जो थे वो प्रपोज किए। तो अगर मैं अनियन की मिसाल लूँ तो अनियन को हम लोग जो है वो प्याज कहते हैं, जबकि इंग्लैंड के अंदर अनियन को जो है वो अनियन कहा जाता है। इसी तरह अगर मैं पंजाबी लैंग्वेज की बात करूँ तो अनियन को हम लोग गंडा कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान में 26 लैंग्वेजेस बोली जाती है और हर लैंग्वेज के अंदर अनियन का जो नेम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, चाहे वो जापानीज़ लैंग्वेज हो, चाहे वो चाइनीज़ लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज हो, या चाहे वो एस्पेनोल यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर जो है वो अनियन को एक डिफरेंट नेम डिनोट किया गया। तो उस वजह से जो साइंटिस्ट थे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद में देखें तो आज के इस्लामाबाद के अंदर एक कॉमन प्लांट बहुत ज़्यादा होता है जिसे हम लोग अमलतास कहते हैं। लेकिन यही अमलतास अगर मैं इंग्लैंड में ये बात बोलूँ तो किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे अमलतास के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है गोल्डन शॉवर ट्री। और इसी तरह अगर वो लोग हर प्लांट जो जिसके शेप फ्लावर की जो है वो बेल जैसी हो और उसका ब्लू कलर हो, उसको ब्लू बेल कहते हैं। चाहे वो ब्लू बेल जो है वो प्लांट हो, चाहे वो फ्लावर जो है वो किसी ट्री पे ग्रो करे, तो वो तमाम प्लांट्स के लिए जो है वो ब्लू बेल का वर्ड कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ भी जो थी वो साइंटिफिकली जो थी वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि अगर किसी एक साइंटिस्ट ने एक ख़ास ब्लू बेल को स्टडी करना है तो वो जो है वो किसी एक प्लांट को अगर वो पकड़ेगा तो दूसरा साइंटिस्ट किसी और प्लांट को जो है वो उठा लेगा फॉर द स्टडी। इसी तरह अगर हम बर्ड की बात करें तो हमारे पास जो ब्लैक बर्ड है बाहर के मुल्क में, वो हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि काले रंग का परिंदा होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में उसको क्रो कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड में उस ब्लैक बर्ड को रेवन कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल को देखें तो पानी के अंदर जो फ़िश होते हैं उसको हम लोग फ़िश कहते हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हर वो चीज़ जो कि वर्टिब्रल कॉलम रखती है और गिल्स और फिन्स रखती है उसको फ़िश कहते हैं। लेकिन कॉमन लोग जो होते हैं वो हर पानी में रहने वाली चीज़ को, चाहे वो कीड़ा हो या चाहे वो कोई और इन्वर्टिब्रेट हो, उसको भी फ़िश कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आप सबको पता है कि जो स्टार फिश होती है वो एक इन्वर्टिब्रेट है और उसका फिश से दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन क्योंकि वो समंदर में पाई जाती है तो इसीलिए आम लोग जो होता है वो उसको भी स्टार फिश यानी कि फ़िश कंसीडर करते हैं। इसी तरह सिल्वर फिश जो कि एक इंसेक्ट है, क्योंकि वो पानी में रहती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, कॉमन लोग जो होते हैं, वो उसको भी सिल्वर फिश कंसीडर करते हैं। तो 18th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरल लिनेनस, उसने जो था वो एक डिवाइस किया सिस्टम फॉर द नेमिंग, क्योंकि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो अपना पब्लिशिंग वर्क जो था वो एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करते थे। और पब्लिशिंग वर्क में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उस टाइम आती थी जब एक साइंटिस्ट ने अपने स्टडी करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम अपनी लैंग्वेज में रखा हुआ होता था और दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो उनको उस लैंग्वेज के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो था वो समझ नहीं आता था। तो इसी कन्फ्यूजन के लिए जो था, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस स्वीडिश बॉटनिस्ट ने जो था वो डिवाइस किया सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब उस नेमिंग के अंदर उसने क्या किया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे उन सबको एक साइंटिफिक नेम दे दिया। अब साइंटिफिक नेम ज़्यादातर उसने लैटिन लैंग्वेज से लिए थे। लैटिन लैंग्वेज क्यों ली थी? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज ज़्यादातर कॉमनली लोगों में बोली नहीं जाती। सो दैट्स वाई उसने ये चीज़ सेफ फील की कि लैटिन लैंग्वेज से जो है वो कॉमन नेम्स जो है वो निकाल लिए जाए। क्योंकि जो कार्ल लिनेनस था वो बॉटनिस्ट था, सो दैट्स वाई उसने सबसे पहले जो था वो नेम्स ऑफ प्लांट की लिस्ट पब्लिश की थी 1753 में। एंड देन लेटर ऑन उसने जो था वो एनिमल्स के नेम भी जो थे वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए साइंटिफिक नेम प्रपोज किया हर एनिमल के लिए। तो अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो हर प्लांट का या हर ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट्स पे होता है। पहले पार्ट को हम लोग जेनेरिक नेम कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग स्पेसिफिक नेम कहते हैं।
अब जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम जिस तरह से जिस कल्चर से दिए जाते हैं, जिस नेमिंग सिस्टम से दिए जाते हैं, उस नेमिंग सिस्टम को हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर नेमिंग, बायोनोमियल यानी कि टू नेम्स नेमिंग सिस्टम। अब ये टू नेम नेमिंग सिस्टम में ये होता है कि हर स्पीशीज का टू नेम्स होते हैं। इन नेम्स को लिखने के लिए हम लोग सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिनमें जो पहला नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और ये नेम आपका जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम का मतलब ये होता है कि ये आपके जीनस को जो है वो शो करेगा, जबकि दूसरा नेम जो होता है ये आपका स्पीशी शो करती है, यानी कि ये इस ऑर्गेनिज्म की खास स्पीशी जो है वो उसका ये नेम जो है ये स्पीशी होगा, और जो पहला नेम है वो जेनेरिक यानी कि जीनस शो करेगा। हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर जो सेकंड लास्ट था वो जीनस था और लास्ट जो था वो स्पीशी था। तो जीनस और स्पीशी दोनों को कंबाइन करके किसी भी स्पीशी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम डिवाइस किया जाता है। ये नेम्स जो होते हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। अगर आप इन नेम्स को जो है वो प्रिंट करें तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर हम लोग जो है वो हैंड रिटन ये नेम लिखते हैं तो हम लोग इसे जो है वो डार्क करके लिखते हैं इस तरह से, ताकि पता चल सके कि ये साइंटिफिक नेम है उस खास ऑर्गेनिज्म का। जैसे आप अगर अपनी बुक में देखो तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो बोल्ड लेटर से लिखे गए हैं, या तो अगर आप बोल्ड लेटर से नहीं लिखते तो उसके ऊपर इस तरह से हम लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये आपके बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हैं। पहला कि जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और उसके बाद जो उसका स्पीशी नेम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और फिर जो है ये दोनों वर्ड्स जो होंगे ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए हुए होंगे। इनको अगर आप लोग जो है वो टाइपिंग करें तो इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इनको जो है वो बोल्ड करके लिखा जाएगा, या फिर इनके ऊपर जो है वो अंडरलाइन जो है वो इन्हें कर दिया जाएगा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर जो था उसके इंट्रोड्यूस होने से सोसाइटी के अंदर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ईज हो गई थी, और हर साइंटिस्ट जो था वो अपने वर्क को ईजिली शेयर कर सकता था विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि उसने जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है उसके लिए वो ख़ास वर्ड दूसरे साइंटिस्ट के लिए जो है वो समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इस तरह साइंटिस्ट जो थे उनको अपना वर्क शेयर करने और अपना वर्क अंडरस्टैंड करवाने के लिए या वर्क पब्लिश करवाने के लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में बहुत ज़्यादा ईज हो गई, आसानी हो गई।